हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और आज हमें देखना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 7, 8, 9, 10। ये 4 सेक्शन देखना है। सेक्शन आज देखना है हमें सेक्शन 7, 8, 9, 10। हम लोग सेक्शन 7, 8 का कुछ पोर्शन देख चुके हुए थे। 7 का कुछ पोर्शन देख चुके हुए थे। आज हमें देखना है सेक्शन 8 देखना है। आज हमें देखना है सेक्शन 8। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सेक्शन 8। सेक्शन 8। अच्छा, जब हम सेक्शन 8 लिखे या सेक्शन 7 या सेक्शन 10, इसका मतलब क्या हो गया? ये किस एक्ट से रिलेटेड है? तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 8 नहीं भी लिखा, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है? तो इस सेक्शन का नाम है डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर सेल एंड बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यानी ये टॉपिक को पहले हम लोग समझते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। बच्चों, आप जानते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है कि ए ने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और ये बी है। बी ने, ए और बी एक एग्रीमेंट में इंटर होते हैं कि हम ये ए और बी, ए के पास हॉर्स है, एक हॉर्स है, ये हॉर्स बी को सेल करना चाहता है। तो बी ए से एग्रीमेंट करता है कि हम ये हॉर्स ले जाएंगे पहले ट्रायल बेसिस पे, यानी इसे हम कुछ दिन ट्रायल के बेसिस पे रखेंगे और मुझे ये अगर अच्छा लगा, ये हॉर्स अगर अच्छा लगा तो हम रख लेंगे, अदरवाइज ये हॉर्स हम आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है? ट्रायल बेसिस पे ले लिया। 8 दिन का ट्रायल था, 8 डेज का ट्रायल था। क्या हुआ, जब जब हॉर्स ले गया तो ये 3 दिन के बाद ही, 3rd डेज, ये हॉर्स जो है ना तीसरा दिन ही मर गया, डाइड हो गया। ये हॉर्स जो है ना तीसरा दिन ही मर गया। अब यहाँ पे ए जो है ना बी को इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि वे हॉर्स का पैसा दे दे, इन्फोर्स नहीं कर सकता है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे ए ने बी को जो गुड्स डिलीवर किया है, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सेल कब होता? जब वो 8 दिन कंप्लीट हो जाता, 8 दिन कंप्लीट हो जाता, तब ये सेल माना जाता। आज से लेकर 8 दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये एग्रीमेंट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। 8 डेज तक, आज से लेकर ये 8 दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। सेल कब हो जाता? सेल कंप्लीट कब होता? सेल कंप्लीट होता जब ये 8 दिन यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता, पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता, तो फिर ये इसका ऑनरशिप, हॉर्स का ऑनरशिप जो है ना बी को ट्रांसफर होता। ये 8 दिन, यानी इससे पहले तक जब हॉर्स का ऑनरशिप है वो ए के पास ही है। हॉर्स का ऑनरशिप जो है ना वो ए के पास ही है। तो रिस्क किसका है? ए का ही है। रिस्क बी को कब पास होगा? रिस्क बी को पास होगा जब ये 8 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गुड्स डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है बिफोर सेल, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, लेकिन
एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, लेकिन सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में लॉ का क्या प्रोविजन है हम लोग वो देखेंगे। लॉ का क्या प्रोविजन है हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट लिखिए, सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट लिखिए कि सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 apply only to specific goods, not to and specific goods। एक मिनट रुक जाइए। and not to uncertain goods, यानी ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहां पे अप्लाई होता है? सेक्शन 8 और सेक्शन 7 अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के केस में। और आप जानते हैं स्पेसिफिक गुड्स या अनसर्टेन गुड्स क्या होता है। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब जब दो पार्टी जब कोई एग्रीमेंट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेकर, और वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर गुड्स क्या कहलाता है? वो स्पेसिफाइड गुड्स क्या कहलाता है? स्पेसिफिक गुड्स कहलाता है। अनसर्टेन गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो बल्क होता है, गुड्स का जो ढेर होता है वो क्या है? अनसर्टेन गुड्स। और उसमें से जितना हमें लेना है वो जब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो वो सर्टेन गुड्स हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पूरे अच्छे से डील किए हैं इस सबको। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सेक्शन 8 और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के केस में अप्लाई होगा, अनसर्टेन गुड्स के केस में ये अप्लाई नहीं होगा। यानी दोनों अनसर्टेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स या सर्टेन गुड्स तीनों जो होता है ना एग्जिस्टिंग गुड्स है। और एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब बच्चों आप जानते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दोनों तरह का कॉन्ट्रैक्ट, या तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो गुड्स अवेलेबल होता है, यानी वो गुड्स प्रेजेंट होता है। तो ऐसा गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं, ठीक ना। गुड्स को वैसे हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरह का गुड्स था, स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स और अनसर्टेन गुड्स, ये 3 तरह का गुड्स था। तो हम लोग यहाँ पे ये डील जो करेंगे, ये डील करेंगे स्पेसिफिक गुड्स को लेकर, यानी ऐसा एग्जिस्टिंग गुड्स जिसका नाम स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जिसका मॉडल नंबर भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह का केस बनता है। एक तो स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, सेल नहीं हुआ है। सेल में क्या होता है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, यानी एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप अभी भी सेलर के पास ही है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और गुड्स स्पेसिफिक है। और सेल होने से पहले, यानी एग्रीमेंट हो गया है कि हम आपको सेल कर देंगे, बट सेल होने से पहले, जब सेल का जो डेट था, जिस दिन सेल करना था, उससे पहले ही मान लीजिए कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो फिर यहां पे बायर का क्या ऑब्लिगेशन होगा, सेलर का क्या ऑब्लिगेशन होगा, लीगल कंसिक्वेंसेज इसके क्या बनेंगे, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, तो लिखिए इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, यहां पे लिखिए इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। बच्चों मुझे यहां पे बताइए कि ये जो हॉर्स जो है ना, अच्छा ये हम नहीं यहां पे लिखे, यहां पे देखिए, मान लीजिए कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं कि ए के पास एक हॉर्स है, ये बी को ये हॉर्स सेल करना चाहते हैं, और बी बोलता है कि हम ये हॉर्स परचेज करेंगे, पहले इसे हम ट्रायल बेसिस पे ले जाते हैं। तो ये ट्रायल बेसिस पे
ट्रायल बेसिस पे ये हॉर्स जो है ना बी को देता है 8 डेज का ये ट्रायल है, 8 डेज का ट्रायल है। बी बोलता है कि अगर 8 दिन ये घोड़ा अगर अच्छे से रहा, ये हॉर्स अगर अच्छे से रहा, तो हम 9वां दिन ये घोड़ा परचेस कर लेंगे, ये हॉर्स परचेस कर लेंगे। अगर ये अच्छे से नहीं रहा तो फिर हम इसे रिटर्न कर देंगे। ए बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, जब ये हॉर्स ले गया तो थर्ड डेज ही हॉर्स क्या हो गया, ये मर गया, डाइड हो गया। हॉर्स जो है ना डाइड हो गया, मर गया। अब यहां पे ए जो है ना बी को इन्फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए यहां पे किसी का गलती नहीं है। यहां पे ये भी देखा जाएगा कि गलती क्या किसी का गलती है, क्या बायर की गलती की वजह से हॉर्स मर गया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बी उस हॉर्स को ले गया और 3 दिन तक खाना ही नहीं दिया, 3 दिन तक उसे बीमार कर दिया, उसे जो है ना बार बार पानी में ही रखता था, पानी में रखता था जिससे वो बीमार पड़ गया, और खाना भी नहीं दिया जिसकी वजह से वो 3 दिन मर गया। तो यहां पे तो डिफॉल्ट बी का माना जाएगा। तो ऐसे केस जहां पे डिफॉल्ट बायर का है या फिर सेलर का है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि हॉर्स बीमार था, वो हॉर्स को बेचना चाह रहा था और वो जानता था कि हॉर्स बीमार है, इसे किसी भी तरह बेच दे, तो यहां पे डिफॉल्ट ए का है। तो देखिए जब ए और बी दोनों में से किसी का डिफॉल्ट अगर होगा तब तो कोई और केस बनेगा, लेकिन अगर ए और बी दोनों में से किसी का डिफॉल्ट नहीं था, बी जो है ना उस हॉर्स को ऐसे रखा जैसे वो अपना हॉर्स हो, उस तरह से वो घोड़ा को रखा अपने पास, अपना घोड़ा हो ऐसे वो रखा, लेकिन वो 3 ही दिन में ये घोड़ा जो है ना, ये हॉर्स जो है ना ये मर जाता है। तो यहां पे ए जो है ना बी को कंपेल नहीं कर सकता है हॉर्स का प्राइस रिटर्न करने के लिए, क्योंकि अभी यहां पे ये 8 दिन तक जो ट्रायल बेसिस पीरियड जो है ना, 8 दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अभी एग्रीमेंट टू सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये हॉर्स का जो मालिक है 8 दिन तक ए ही होगा, हॉर्स का मालिक भी 8 दिन के बाद हो सकता था, लेकिन ए ही इसका मालिक है और 8 दिन के पीरियड में ही ये हॉर्स मर गया। तो यहां पे ए बी को कंपेल नहीं कर सकता है कि इस हॉर्स का पैसा दे देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे ए का ये रिस्क, चूंकि ये मालिक ए ही है, तो हॉर्स से रिलेटेड रिस्क जो है ना वो रिस्क किसका होगा, ये ए का ही होगा। ठीक है ना, उस गुड से रिलेटेड रिस्क किसका होगा, ए का ही होगा। तो ए जो है ना बी को कंपेल नहीं कर सकता है प्राइस देने के लिए। जैसे ही घोड़ा मर गया ये घोड़ा क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। जैसे ही घोड़ा मर गया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ये इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल भी लिख देंगे। तो लिखिए यहां पे in case of specific goods, लिखिए where there is an agreement to sell, agreement to sell specific goods। सबसे पहले ही हमने लगाया, ये लिख दिया था कि ये सेक्शन जो है ना, सेक्शन 8 सेक्शन 7, ये दोनों सेक्शन जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। स्पेसिफिक गुड्स, द एग्रीमेंट बिकम void if subsequently the goods without any fault on the part of the seller और बायर, सेलर और बायर पेरिस और बिकम सो डैमेज्ड,
ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द एग्रीमेंट बिकम वाइड, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अगर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किए उस समय गुड सही था, लेकिन अभी एग्रीमेंट टू सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट था, ये अभी सेल नहीं हुआ था, यानी ऑनर जो है ना वो बायर, ये सेलर ही है। एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का, ये एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, और जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यानी सेल से पहले, सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट, किसी का दोष नहीं है, न बायर के दोष की वजह से न सेलर के दोष की वजह से, वो क्या हो जाता है, पेरिश हो जाता है या डैमेज हो जाता है। तो जैसे ही वो बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा या डैमेज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेक्शन deals with the effect of perishing of specific goods before sale but after agreement to sale। ये देखिए, एक ही देखिए, दिस सेक्शन डील्स विथ इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग, यानी गुड्स अगर बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, कब, तो बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यानी एग्रीमेंट टू सेल के बाद, सेल का मैंने एग्रीमेंट कर लिया उसके बाद, लेकिन सेल होने से पहले, सेल का मतलब क्या हो जाता है, इसका सेल का मतलब होता है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एट द फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट को ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। यानी एग्रीमेंट टू सेल हो गया था, सेल अभी नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मतलब गुड्स का सेल नहीं हुआ था स्पेसिफिक गुड्स का, और उसी पीरियड में, सेल के पीरियड में ही, एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में ही गुड्स पेरिश हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट डील्स विथ of case where the goods are in existence, the goods are in existence at the time of making the contract, at the time of making the contract, but destroy without the fault of either party, before the risk has passed to the buyer, बच्चों मुझे पहले एक चीज बताइए, एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का रिस्क किसका होता है, बायर का या सेलर का? एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका होता है, बायर का या सेलर का? सेलर का होता है, ठीक है, सेलर का ही रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि ऑनर कौन होता है, सेलर। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि ऑनर कौन होता है, सेलर होता है,
ठीक ना। तो जो ऑनर होगा रिस्क उसी का होगा। तो यहां पे अब देखिए एक चीज, यहां पे बोल रहा है इट डील्स विद अ केस वेयर द गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस, गुड्स एग्जिस्टेंस में रहेगा। गुड्स एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक गुड्स क्या है, एग्जिस्टेंस गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स होता है। यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस समय ये गुड्स अवेलेबल था, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट, गुड्स को देख के एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन जिस दिन गुड्स को डिलीवर करना था, गुड्स डिलीवर भी हो गया, सपोज दैट गुड्स डिलीवर भी हो गया या गुड्स नहीं डिलीवर हुआ था, दोनों केस हो सकता है। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट होना था, सेल का, उससे पहले ही गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यानी तो रिस्क किसका होगा, बायर का रिस्क नहीं होगा, बायर का रिस्क नहीं होगा, रिस्क सेलर का ही होगा। ठीक है, तो मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट डिस्ट्रॉयड विदाउट द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, यानी किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है, किसी भी पार्टी का गलती नहीं है, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, नेचुरली गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ना। तो इस केस में ये सेक्शन क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब हम लोग देखते हैं द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का इफेक्ट क्या होगा। तो लिखिए द इफेक्ट। सर अगर बी इंटेंशनली करेगा तो? हाँ देखिए यहाँ यहीं पे अभी दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं यहाँ पे। अगर इंटेंशनली करता है, अगर बी बायर अगर इंटेंशनली कर देता है, तो फिर बायर को कंपेल किया जा सकता है गुड्स का प्राइस देने के लिए और डैमेज देने के लिए, दोनों चीज के लिए बायर को कंपेल किया जा सकता है। और अगर गुड्स ए के द्वारा इंटेंशनली अगर उसे दिया जाता है, तो मतलब कहने का मतलब सेलर का डिफॉल्ट है, अगर सेलर अगर डिफॉल्ट में है, तो फिर सेलर जो है ना, बायर को कंपेल नहीं कर सकता है गुड्स का डैमेज देने के लिए या प्राइस देने के लिए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ये चीज अभी जस्ट बता रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन is and as follow, is as follow। इस सेक्शन का इफेक्ट ऐसे होगा, तो लिखिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट, इफ फॉल्ट ऑफ द पार्टी ऑफ द party causes the destruction of the goods, then the party in default is liable for non-delivery or to pay for the goods। अगर मान लीजिए कि डिलीवरी नहीं हुआ है, गुड्स का डिलीवर नहीं किया गया था और सेलर का डिफॉल्ट था, तो सेलर जो है ना, उसको डिलीवरी करने के लिए वो लायबल होगा, गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा, उसके लिए लायबल होगा, ये एग्रीमेंट वाइड हो गया। ठीक है, और टू पे द गुड्स, और मान लीजिए सेलर बायर को डिलीवर कर दिया गया था गुड्स, और उसके बाद पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी, यानी बायर डिफॉल्ट में था, तो बायर को कंपेल किया जा सकता है गुड्स को रिटर्न करने के, ये प्राइस को पे करने के लिए बायर को कंपेल किया जा सकता है, बायर के ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है, ये गुड्स का प्राइस देने के लिए। बात समझ में आ गया। यानी इफ द फॉल्ट ऑफ द पार्टी कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, किसी भी पार्टी के फॉल्ट की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ द गुड्स, देन द पार्टी इन डिफॉल्ट, जो पार्टी डिफॉल्ट में है
वो पार्टी लायबल फॉर नॉन डिलीवरी और टू पे फॉर द गुड्स। अगर डिलीवर हो गया है तो गुड्स का प्राइस देने के लिए, और अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है तो गुड्स को डिलीवर करने के लिए ये जो पार्टी डिफॉल्ट में होगा वो पार्टी लायबल होगा। दूसरा सर्कमस्टांसेज हो सकता है, दूसरा सर्कमस्टांसेज, इफ देयर इज नो सच डिफॉल्ट, such fault, then if the risk has not passed to the buyer, the agreement is void and the seller cannot be liable for non-delivery, non-delivery. The seller cannot liable for non-delivery, and if the risk has passed to the buyer, he must pay for the goods though undelivered। अब देखिए अनडिलीवर्ड, अब देखिए बात समझिए क्या हुआ था यहां पे। पहले बात समझिए, यहां पे दो केसेज हैं। बोलता है अगर रिस्क जो है ना, गुड्स का रिस्क जो है वो रिस्क पास्ट हो जाता है टू बायर, और रिस्क नॉट पास टू द बायर, नॉट पास्ट टू बायर, यानी बायर को पास नहीं होता है। और रिस्क पास होने का मतलब क्या? ऑनर बना देना, ऑनर बना देना। रिस्क पास होने का मतलब क्या है? ऑनर बना देना। अगर मान लीजिए रिस्क बायर को पास हो गया और सेलर जो है ना गुड्स का डिलीवर नहीं किया था, गुड्स का डिलीवरी अभी नहीं किया था, गुड्स जो है ना सेलर के ही पास था, लेकिन रिस्क बायर को पास हो गया था, ऑनर बायर बन गया था, और गुड्स अभी भी सेलर के पास ही है, पोजेशन नहीं, सेलर जो है ना डिलीवरी नहीं दिया था, पोजेशन सेलर के ही पास है। समझ में आ गया बात? यानी ऑनर इस गुड्स का कौन है? ऑनर है, गुड्स का ऑनर है बायर, और पोजेशन किसके पास है? पोजेशन है सेलर के पास। और तब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, किसी का डिफॉल्ट नहीं है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहां पे सेलर जो है ना, सेलर कंपेल कर सकता है, कंपेल कर सकता है, कंपेल कर सकता है गुड्स का पेमेंट के लिए, कंपेल कर सकता है गुड्स के पेमेंट के लिए, कंपेल फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट, यानी वो बायर को गुड्स के पेमेंट के लिए कंपेल कर सकता है। बात समझ में आ गया? गुड्स के पेमेंट के लिए बायर को कंपेल कर सकता है, वो उसको बोलेगा कि मुझे गुड्स का पेमेंट चाहिए, वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बायर को गुड्स का ऑनर नहीं बनाया गया, यानी रिस्क जो है ना बायर को पास नहीं किया गया, ऑनर कौन है अभी भी?
ऑनर है अभी भी सेलर ही है, और पोजेशन भी सपोज दैट सेलर के पास ही है या पोजेशन किसी और के पास है, बायर और सेलर दोनों में से किसी के पास है, लेकिन ऑनर जो है ना अभी सेलर ही है। ठीक है, तो यहां इस केस में जो है ना वो सेलर कंपेल नहीं कर सकता है, सेलर कैन नॉट कंपेल टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स के प्राइस को पे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। वही चीज यहां पे समझिए, अब क्या बोल रहा है, इफ देयर इज नो सच डिफॉल्ट, अगर उस तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं है, जो ऊपर में जो डिफॉल्ट मैंने बताया है उस तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं है, देन इफ द रिस्क हैज नॉट पास टू द बायर, बायर को रिस्क पास नहीं किया गया, द एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी बायर को गुड्स के प्राइस को पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। एंड द सेलर कैन नॉट बी लायबल फॉर नॉन डिलीवरी, सेलर जो है ना गुड्स की डिलीवरी करने के लिए भी लायबल नहीं होगा। एंड इफ द रिस्क हैज पास टू द बायर, और दूसरा केस बताता है अगर रिस्क बायर को पास कर दिया गया है, यानी ऑनर जो है ना बायर बन गया था, ही मस्ट पे फॉर गुड्स दो अनडिलीवर्ड, भले ही गुड्स अनडिलीवर्ड है, डिलीवर्ड नहीं किया है, उसको पे करना पड़ेगा, ही मस्ट पे फॉर गुड्स, वो गुड्स के लिए उसे पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों ये बात? मुझे एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ए एग्री टू बाई a horse from B on trial basis, the horse was delivered, हॉर्स दे दिया गया, अपॉन ट्रायल फॉर 8 डेज, 8 दिन के ट्रायल पे गुड्स उसको डिलीवर कर दिया गया। However, the horse died within 8 days. Within 8 days, 8 दिन में ही 8 days, 8 दिन में ही हॉर्स क्या हो गया, डाई कर गया, यानी मर गया। 8 days without the fault of buyer और सेलर, विदाउट द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। अब यहां पे हेल्ड क्या डिसीजन आया, कोर्ट का डिसीजन क्या आया, लिखिए, हेल्ड द सेलर मस्ट बियर द लॉस, ये लॉस किसका होगा, सेलर का होगा, एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज वाइड, क्यों, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, एंड ए कैन नॉट मेंटेन
एन एक्शन फॉर प्राइस ऑफ हॉर्स, यानी ए से हॉर्स का प्राइस जो है ना वो नहीं मांगा जा सकता है, नहीं उसको देना पड़ेगा, कैन नॉट मेंटेन यानी नहीं देना पड़ेगा। चलिए ये हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अगर अनएसर्टेन, ये तो हमने देखा क्या एसर्टेन गुड्स होगा तो क्या होगा, ये हमने देखा इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। अब हम लोग देखते हैं कि अगर अनएसर्टेन गुड्स होगा तो फिर क्या होगा, उसका लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होगा। अनएसर्टेन गुड्स है यानी गुड्स जो है ना, जैसे कि आलू का बहुत थोड़ा सारा, ऊपर हाँ क्या है, थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर इसके आगे इन केस ऑफ अनएसर्टेन गुड्स का देखते हैं। नितेश लिखे। यस सर। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे, मान लीजिए कि ए बी जो है ना एक व्यापारी है, एक सेलर है, इसके पास कई सारे शुगर का बैग है, चीनी का बोरा है, कई सारे चीनी का बोरा है गोडाउन में पड़ा हुआ, गोडाउन में पड़ा हुआ कई सारे चीनी का बोरा है, यानी 1000 बैग जो है ना इसके गोडाउन में पड़ा हुआ। तो जैसे ही 1000 बैग है तो ये गुड्स क्या हो गया, अनएसर्टेन गुड्स हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग बल्क की बात करते हैं तो बल्क क्या होता है, अनएसर्टेन गुड्स होता है। 1000 गुड्स उसके गोडाउन में है, ए ने बी से एग्रीमेंट किया 100 गुड्स, 100 बैग्स ऑफ शुगर लेने का, शुगर लेने का एग्रीमेंट है अभी, 100 बैग्स ऑफ शुगर लेने का, और एग्रीमेंट किया गया 1 जनवरी को एग्रीमेंट किया गया था, 1 जनवरी 2022 को एग्रीमेंट किया गया था, और गुड्स जो डिलीवर करना था वो 26 जनवरी 2022 को डिलीवर करना था, यानी कल के डेट में डिलीवर होना था गुड्स को। आज रात में क्या हुआ, 24 तारीख के रात में क्या हुआ, रात में इसका 100 बैग जो ये रखा हुआ था, 100 बैग जो रखा हुआ था, या फिर इसके गोडाउन में क्या हो गया, आग लग गया, आग लग गया, इसके गोडाउन में क्या हुआ, आग लग गया, और सारा गुड्स जो है ना जल के क्या हो गया, राख हो गया, सारा गुड्स जल के राख हो गया, आग लग गया और सारा गुड्स जल के राख हो गया। अब यहां पे बी का क्या राइट्स है, ए का क्या ऑब्लिगेशन है, ऐसे गुड्स में अगर गुड्स जो है ना अनसर्टेन गुड्स है तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में अगर कोई इस तरह का अभी एग्रीमेंट टू सेल है, सेल से पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है और गुड्स अनसर्टेन गुड्स है और सेल से पहले डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी अभी एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बीच में ही गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो फिर ए का ऑब्लिगेशन क्या होगा और बी का राइट्स क्या होगा, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग देखने वाले हैं, उसे हम लोग देखने वाले। यहां पे क्या बोली, कौन देखते हैं क्या बोले, सर वाइड हो गया और ये एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है, ये एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं हुआ है। अभी तो एग्रीमेंट परफॉर्म, देखिए एग्रीमेंट परफॉर्म होगा या नहीं होगा उसको हम लोग देखते हैं, अभी तो वही लॉ का जो कंसिक्वेंसेज है वो देखने वाले। देखिए अगर ये स्पेसिफिक गुड्स होता, यानी स्पेसिफिक गुड्स का मतलब किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए, किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर, तो तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें ये देखा जाता कि भाई फॉल्ट किसका है, बायर का फॉल्ट है या सेलर का फॉल्ट है, तो बायर या सेलर का जिसका फॉल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जस्ट प्रोविजन देखा।
अगर ये स्पेसिफिक गुड्स होता, पर्टिकुलर गुड्स होता, कोई सर्टेन गुड्स होता, पर्टिकुलर गुड्स होता, तब तो यहां पे जो मैंने जो अभी देखा प्रोविजन, वो प्रोविजन एप्लीकेबल होता। लेकिन ये गुड्स क्या है, अनसर्टेन, यानी एक ढेरी में से, एक गैदर्ड किया हुआ बल्क में से मैंने कुछ गुड्स लेने की बात किया है। मैंने एक बल्क वाले में से कुछ गुड्स लेने की बात किया है, तो ये क्या है, अनसर्टेन गुड्स है। तो अनसर्टेन गुड्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू सेल कर लिए, अभी तक सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है और सेल होना 26 तारीख को ये गुड्स डिलीवर करना था, 26 तारीख को सेल होगा। सपोज ये दोनों आदमी एग्री हो गए कि 26 तारीख को हम पैसा देंगे, 26 तारीख को ही मुझे ऑनरशिप मिलेगा। तो ऑनरशिप यहां पे एग्रीमेंट टू सेल हो चुका हुआ था, ठीक है ना, एग्रीमेंट टू सेल हो चुका हुआ था और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, गोडाउन में आग लग गया और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। तो अगर अनसर्टेन गुड्स रहेगा और सेल से पहले, एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल से पहले अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो यहां पे ए को बाध्य किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है गुड्स के डिलीवरी देने के लिए, गुड्स का डिलीवरी देने के लिए ए को इन्फोर्स किया जा सकता है। समझ में आ गया, गुड्स का डिलीवरी देने के लिए ए को इन्फोर्स किया जा सकता है। अभी जस्ट देखेंगे इसका भी कंसिक्वेंसेज, लिखिए यहां पे, लिखिए in case of uncertain goods, in case of uncertain goods, in case of uncertain goods, therefore if uncertain goods are destroyed, either before or after making the agreement, before or after making the agreement, the contract shall not become void, contract shall not become void, यानी कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा। Thus, in an agreement to sell uncertain goods, even if the entire stock of goods is destroyed, क्या बोलता है, सारा स्टॉक भले ही डिस्ट्रॉयड हो जाए, द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बिकम वॉइड, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बिकम void and the seller will have to perform his promise,
हिज प्रॉमिस, सेलर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना होगा। यानी इफ देयर इज अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इधर बिफोर और आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट, अगर पहले अगर हो गया, एग्रीमेंट करने से पहले ही अगर हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बिकम वाइड, कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बिकम वाइड, ठीक है। Thus in an agreement to sell on a certain goods, even if the entire stock of goods is destroyed, the contract not become void, valid होगा contract, and the seller will have to का मतलब compel किया जा सकता है to perform his promise, have to का मतलब compel किया जा सकता है उसको उसके promise को perform करने के लिए, ठीक है। एक यहां पे एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, यानी एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, मिस्टर ए, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए एग्री होता है, ए एग्री to sell to B 100 bags of sugar out of 1000 bags of sugar in his गोडाउन, यानी इनके गोडाउन में 1000 शुगर का बैग था, उसमें से वो देने को एग्री होते। अब देखिए 1 जनवरी 2022 को ये एग्रीमेंट बना, 25 जनवरी 2022 आज का है डेट, 25 जनवरी 2022 को इसे पर ये करना था, हैज टू डिलीवर, गुड्स को डिलीवर करना, ठीक है ना। 24 जनवरी को, ऑन 24 जनवरी 2022 को क्या हो गया, द इंटायर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंटायर स्टॉक जो है ना जल गया। अब लीगल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, लीगल कंसिक्वेंसेस इसका क्या होगा देखिए, लीगल कंसिक्वेंसेज यानी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट does not become void as the sale is not of a specific goods but of certain quantity, ये स्पेसिफिक गुड्स नहीं था बल्कि एक सर्टेन क्वांटिटी था कि मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, ऑफ गुड्स
इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होगा, वैलिड होगा। मिस्टर ए मस्ट सप्लाई 100 बैग्स ऑफ शुगर, और या तो वो 100 बैग शुगर देगा या पे डैमेज, या तो वो डैमेज देगा। सर यहां पे डैमेज कितना होगा? सर डैमेज कितना होगा? अगर मान लीजिए कि वो गुड्स सप्लाई नहीं कर पाए तो डैमेज कितना देना होगा? सर मान लीजिए डैमेज कितना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये 100 बैग 800 रुपए पर बैग के हिसाब से वो परचेज किया, मतलब परचेज करने का एग्रीमेंट किया था। चूंकि सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, क्या बोले? बस थोड़ा ऊपर कीजिएगा। हाँ बस एक मिनट रुक जाइए, पहले समझ लीजिए इसको, डैमेज कितना होगा वो समझ लीजिए। 100 बैग 800 रुपए के हिसाब से वो परचेज करने का एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब जो है ना ये डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसे कहीं दूसरे से परचेज करना पड़ेगा, और ये 100 बैग वहां से इमीडिएट परचेज करने के लिए उसको 1000 रुपया देना पड़ा। तो यहां पे 200 रुपया पर बैग जो है ना, 200 रुपया पर बैग ये मिस्टर ए को देना होगा, सेलर को देना होगा, ये एक सेलर को देना होगा। 200 रुपया पर बैग सेलर को, बायर को देना होगा, ठीक ना। सेलर जो है ना वो बायर को देगा 200 रुपया पर बैग एज ए डैमेज। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़े। यहां यही नोट करना है ना। सेक्शन 8 हम लोग समझ गए अच्छे से। अब सेक्शन 9 हमें समझना है। और इधर इकोनॉमिक्स का भी टाइम हो रहा है। क्या किया जाए? इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया जाए या इसे सेक्शन 9 को समाप्त करके ये चैप्टर समाप्त कर दे? सर चैप्टर कंप्लीट कर ही दीजिए। चलिए आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नेक्स्ट क्लास जो होगा चैप्टर ही कंप्लीट कर दीजिए। ओके ठीक है, चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा और है, प्राइस से रिलेटेड को ये कॉन्सेप्ट है। नोट कर लिए नीतीश? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं न्यू सेक्शन पे जिसका नाम है प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, इसमें हमें दो सेक्शन देखना है, सेक्शन 9 एंड 10। ये दो सेक्शन देखना है। प्राइस ऑफ गुड्स में हमें दो सेक्शन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस क्या होता है, हमने क्या जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम में मैंने बताया था कि जब एग्रीमेंट, जो मैंने ये बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें मैंने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड तब होगा जब इसमें प्राइस दिया रहेगा, यानी देयर मस्ट बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो दिया रहेगा, सर्टेन सम ऑफ मनी अगर दिया रहेगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वैलिड होगा, अदरवाइज ये वाइड हो जाएगा। बिना प्राइस का ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बिना प्राइस का हो ही नहीं सकता। तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए पैसा, मनी जो है ना होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइस किसको बोलते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस।
तो सेक्शन इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जो है ना वो बताता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस ये द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 बताता है कि प्राइस मीन्स द मनी consideration for a good, मनी कंसिडरेशन फॉर ए गुड, किसी भी गुड्स के लिए जो पैसा में जो कंसिडरेशन दिया जाता है, मनी में पैसा में जो कंसिडरेशन दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइस इज एन इंटीग्रल, प्राइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में इंटीग्रल पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या, मेन पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब हो गया मेन पार्ट, ठीक ना, ये मेन पार्ट होता है। इफ प्राइस इज नॉट गिवन, प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा, एंड इज नॉट capable of being fixed, the whole contract is void ab initio, सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। अगर देखिए क्या बोलता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पे बोला है कि इफ प्राइस इज नॉट फिक्स, अगर मान लीजिए प्राइस फिक्स नहीं किया गया, या फिर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है ना फिक्स करने लायक ही नहीं है कि उसको प्राइस उसका कुछ फिक्स किया जा सके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड होगा। यहां पे लॉ के नजर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप प्राइस नहीं फिक्स कर पाए या प्राइस फिक्स किया ही नहीं जा सकता है, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करता है तो उस मैटर को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। सपोज दैट कि आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आप बोले कि सर मुझे पढ़ा दीजिए सीए फाउंडेशन, हम बोले ठीक है हम पढ़ा देंगे। अब बोले कि सर मुझे क्या फी देना पड़ेगा, हम कहे अरे यार आप लोग से हम क्या पैसा ले, आप तो मेरे बहुत ही करीबी बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप लोग से क्या पैसा ले, हम प्राइस कुछ फिक्स ही नहीं कर पाए, फी कुछ भी नहीं फिक्स कर पाए, आप भी नहीं कुछ फी जो है ना फिक्स कर पाए। अब बाद में धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किए, सिलेबस जब 1/3 हम कंप्लीट किए थे, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा था, हम दिल्ली चले गए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए हम दिल्ली चले गए। आपके पास कोई लीगल राइट नहीं होगा कि मेरे ऊपर मुझे फोर्सफुली कोर्स कंप्लीट करवा सके। आपके पास कोई लीगल राइट नहीं होगा कि मुझे फोर्सफुली कोर्स कंप्लीट मुझसे करवा ले। या फिर अगर मान लीजिए कि हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं और आप बाद में पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए थे उस समय प्राइस फिक्स ही नहीं कर पाए थे, तो मेरे पास कोई भी लीगल राइट नहीं होगा कि हम लॉफुली लीगली आपसे हम कुछ अमाउंट मांग सके। यानी अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग प्राइस ही फिक्स नहीं कर पाए, फी ही फिक्स नहीं कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। और वाइड होने का मतलब क्या हो गया, लॉ की नजर में इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होगा।
समझे, लॉ की नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो यहां पे क्या आपने देखा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे प्राइस फिक्स नहीं किया गया या फिर प्राइस फिक्स करने लायक भी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि प्राइस फिक्स करने लायक भी नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजर में उसका क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो शुरू से ही वॉइड होता है, शुरू से ही बेकार होता है। शुरू से बेकार होने का मतलब क्या है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि जब से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ, यानी जब से ऑफर किया गया तब से ही बेकार। वॉइड एब इनिशियो का मतलब यही होता है कि जब से ऑफर किया गया है तब से ही ये बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ है, बेकार है। समझ में आ गया बात? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, यानी प्राइस को हम लोग कैसे। अब तो यहां पे एक बात समझ में आ गया कि सर प्राइस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस के बिना कॉन्ट्रैक्ट संभव है ही नहीं, प्राइस के बिना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही नहीं सकता है। तो अब यहां पे आता है कि भाई कैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस को हम फिक्स करें, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस को हम फिक्स करें। मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस, फिक्सिंग प्राइस, यानी अब यहां पे ये पॉइंट आता है कि हम प्राइस कैसे फिक्स करें। तो सबसे पहले है कि प्राइस जो है ना, प्राइस जो है ना ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है। जैसे आप ही जब आए होंगे, जब हम लोग बात किए होंगे, उस समय आपको उसी समय मैंने प्राइस बता दिया होगा कि इतना फी होगा। या कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं उसी समय प्राइस बता दिया जाता है, यानी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट, जनरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी समय प्राइस जो है ना स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस समय उसमें प्राइस स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो बायर या सेलर के इच्छा पे छोड़ दिया जाता है कि आप इसका इसमें दे दीजिएगा, जो होगा वो पैसा दे दीजिएगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं सर कितना पैसा देना पड़ेगा, हम बोले अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, जितना आपको बन पड़ेगा उतना मुझे दे दीजिएगा। या फिर कई सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं सर अभी पढ़ा दीजिए, आपको जितना मन होगा उतना आप मांग लीजिएगा हमसे, हमें बोल दीजिएगा हम उतना दे देंगे। ऐसा भी होता है। तो यहां पे इसका मतलब यहां पे जो प्राइस फिक्स नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहां पे आखिर कितना अमाउंट देना होगा, तो यहां पे होता है रीजनेबल, ये यहां पे होता है फेयर मार्केट वैल्यू। सर फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है, फेयर मार्केट जो अदर बच्चे देते हैं उतना आपको भी देना पड़ जाएगा। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स नहीं हुआ वहां पे क्या आखिर कितना पैसा देना होगा, तो जो अदर बच्चे देते हैं यानी फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो फी चल रहा है वो फी आप मुझे दे दीजिएगा, या हम मार्केट में जो फी चल रहा है वो आपसे मांग लेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि हम आपको फी नहीं बता पाए, आप मेरे बहुत ही करीबी हैं, हम आपको फी नहीं बता पाए, तो उस समय बायर जो है ना एक रीजनेबल अमाउंट, और रीजनेबल अमाउंट वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, मेरे आपके रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग का रिलेशन कितना है, कैसा है, उस रिलेशन पे डिपेंड करेगा। आप उस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक रीजनेबल अमाउंट हमें दे देंगे, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे एक रीजनेबल अमाउंट दे देंगे। तो यहां पे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस को फिक्स नहीं किया गया वहां पे बायर जो है ना एक रीजनेबल अमाउंट दे देता है। तो यही सब कुछ तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस को फिक्स करने का। इन्हीं सब चीजों को हम लोग अब देखते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस जो है ना थर्ड पार्टी के हेल्प से उसे फिक्स किया जाता है, थर्ड पार्टी के हेल्प से। तो जस्ट इसको देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं तब थर्ड पार्टी का यानी सेक्शन 10 हम लोग देखेंगे। तो पहले इतना देख लेते हैं, लिखिए द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be fixed by the contract
contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties अब देखिए क्या है, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही प्राइस फिक्स्ड हो जाता है। जैसे कि आप मैक्सिमम सामान जो खरीदते हैं उसमें प्राइस पहले से ही लिखा रहता है, ठीक है ना। और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड, या फिर बाद में फिक्स किया जाता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एमआरपी क्या होता है, एमआरपी वो है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही प्राइस फिक्स है। आप लोग जाते हैं एमआरपी लिखा होता है, उतना एमआरपी देके प्राइस आप गुड्स ले लेते हैं, तो वो फिक्स्ड है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है वो प्राइस कि आपको इतना देना पड़ेगा। या फिर कभी कभी फिक्स होता है उसी समय, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी समय फिक्स होता है। इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड, जिस पे एग्री होता है, और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दो, जैसे कि आप आते हैं और हमसे प्राइस वहीं पे हम लोग फी का जो डिस्कशन करते हैं, आप बोलते हैं सर थोड़ा छोड़ दीजिए, हम थोड़ा छोड़ देते हैं, तो ऐसे छोड़ते निगोशिएशन करते करते जो प्राइस फिक्स होता है वो क्या होता है, मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी, यानी बायर और सेलर के साथ जो निगोशिएट होता है उस तरह से होता है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस फिक्स है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड हो जाएगा। तो वेयर क्या लिख रहा है कि वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड the buyer shall pay the seller or reasonable price, the buyer shall pay the seller or reasonable price। अगर प्राइस फिक्स नहीं होता है तो वेयर प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड द बायर शैल पे द सेलर और रीजनेबल प्राइस। जहां पे प्राइस डिटरमाइन नहीं होता है वहां पे बायर जो है ना सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 में क्या बोलता है कि प्राइस को फिक्स करने का मोड कितना है, कितने तरीका से हम लोग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ द determination of the price। following are the modes of determination of the price। प्राइस को डिटरमाइन करने का ये तरीका है, ये मोड्स है। तो लिखिए यहां पे पहला फर्स्ट है डिटरमिनेशन बाय पार्टीज।
पार्टीज के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होते हैं उन्हीं के द्वारा प्राइस को डिटरमाइन कर लिया गया। क्या? डिटर्मिनेशन बाय पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उन्हीं के द्वारा प्राइस क्या हो गया? डिटरमाइन कर लिया गया। समझ में आ गया? अब यहां पे लिखिए आगे, द प्राइस में बी stated in the contract. The parties may fix such price for the goods as they may please, का मतलब वो जितना वो चाहेगा, as they may wish, यहां पे प्लीज को विश कर देते हैं, जितना वो इच्छा रखेगा उतना प्राइस फिक्स कर सकता है। लेकिन ये जो इच्छा जो है ना वो डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। The sum should be definite. और ये प्राइस कौन फिक्स करेगा? तो बच्चों आपको जब मैंने कंसिडरेशन का बताया था तो बताया था ना, कंसिडरेशन कौन फिक्स करता है? प्रोमिसर, यानी जो ऑफर करता है, यानी यहां पे प्राइस कौन फिक्स करेगा? सेलर फिक्स करेगा। तो और सेलर may sell his goods at any price. Sell his goods at any price. At any price. सेलर को जितना में अपने गुड्स को बेचने का मन होगा उतना बेच सकता है, कोई इसको कंपेल नहीं कर सकता है कि नहीं आपको गुड्स इतना ही में बेचना होगा, कोई नहीं कंपेल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज में फिक्स सच प्राइस फॉर द गुड्स एज में विश। वो क्या हो सकता है? सच प्राइस, जितना विश करेगा, जितना इच्छा होगा वो हो सकता है। द सम शुड बी डेफिनेट होना चाहिए, ठीक ना। और सेलर किसी भी प्राइस पे अपने गुड्स को सेल कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है कि मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में वो तरीका दे दिया जाता है कि प्राइस क्या होगा। जैसे तरीका क्या होगा? मैनर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, मैं ज्वेलरी का शॉप करता हूं, आपको कोई गहना खरीदना था, हमसे ऑर्नामेंट खरीदना था, आप मेरे पास आए, घर में शादी है और आप मेरे पास आए ऑर्नामेंट खरीदने के लिए, और ये शादी है मार्च में, सपोज दैट कि ये मार्च में शादी है, 30 मार्च को शादी है। आज आप जो है ना आज ही गहना खरीदने चले आए हम मेरे पास, तो यहां पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है हम ये गुड्स आपको दे देंगे, इतना गहना आपको दे देंगे। अब यहां पे आया प्राइस का, तो आप बोले कि ये मुझे 30 मार्च को यानी 28 मार्च को मुझे लेना है, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि 28 मार्च को जो रेट होगा मार्केट में, वो रेट से हम आपको गहना दे देंगे। यानी क्या हो गया कि मैनर गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट में जो तरीका बताया गया है कि आपको इस तरह से प्राइस फिक्स करना है। या कभी कभी होता है कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कभी कभी ऐसा प्राइस को फिक्स करने का तरीका बता देते हैं कि प्राइस ऐसे फिक्स करना होगा, समझे ना। तो जो तरीका कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को प्राइस उसी तरीका से फिक्स करना हो, समझे ना। तो मैनर गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो तरीका बताया गया है उस तरीका में इन कॉन्ट्रैक्ट
में लिखिए द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द manner in which the price of goods is to be fixed. The price of goods is to be fixed. The agreement may be to pay as much as others pay or that the buyer would pay of fair market value if no price is fixed. अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं हुआ तो बायर को रीजनेबल प्राइस देना होगा. द बायर is bound to pay the seller a reasonable price देना. ठीक है, समझ में आ गया ये बात. यानी देखिए क्या बोलता है, प्रोवाइड द मैनर. कॉन्ट्रैक्ट में वो मैनर दिया जा सकता है इन विच द प्राइस ऑफ द गुड्स इज टू बी फिक्स्ड. द एग्रीमेंट may be to pay as much as other pay. ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है कि आप उतना दे दीजिएगा जितना दूसरा देता है. तो एंड द बायर वुड पे अ फेयर मार्केट वैल्यू. अगर ऐसा एग्रीमेंट होगा तो बायर को कितना पे करना होगा, फेयर मार्केट वैल्यू. और अगर प्राइस फिक्स नहीं हो पाया तो इफ नो प्राइस इज फिक्स्ड तो सेलर और रीजनेबल प्राइस, सेलर को क्या मिलेगा, एक रीजनेबल प्राइस होगा. तीसरा तरीका जो है ना प्राइस को फिक्स करने का, जो तीसरा तरीका है वो बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग. यानी कहीं कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप देखते हैं, किसी दुकान में लिखा रहता है फ्लैट 30% डिस्काउंट, फ्लैट 40% डिस्काउंट. तो यहां पे जो है ना जो भी मार्केट प्राइस रहेगा या जो भी उसका एमआरपी रहेगा उस एमआरपी में 30% डिस्काउंट मिलेगा. या आप ऐसा देखते होंगे आपके मोहल्ले में भी कोई दुकान होगा, वहां पे बोलता है कि हम 30% तो डिस्काउंट देते हैं. जैसे मेरे बगल में बोरी कैनाल रोड में ही एक दुकान है, दवाई का दुकान, नाम पता नहीं है. उसमें वो बोलता है कि मेरे यहाँ से आप जितना मेडिसिन लीजिएगा उस मेडिसिन पे आपको हम 15% का डिस्काउंट देंगे. उसके यहाँ ट्रेड बन चुका हुआ है, कस्टम बन चुका हुआ है, ऐसा यूजेज बन चुका हुआ है कि कोई भी आदमी जाएगा उसको 30% 15% डिस्काउंट मिलेगा. अब कोई भी उसके यहां से सामान खरीदता है 13% उसको डिस्काउंट, ये 15% डिस्काउंट मिल जाता है. तो जब मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा मतलब किसी भी सेलर का ऐसा ट्रेड या यूजेज या कस्टम है, ऐसा ट्रेड का ऐसा कस्टम बन गया है कि वो 30% 20% डिस्काउंट ही देगा, तो प्राइस क्या होगा, वो डिस्काउंट देने के बाद ही प्राइस फिक्स्ड होगा. ठीक है, प्राइस उतना ही होगा डिस्काउंट के बाद. तो लिखिए बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग. आज आपका इकोनॉमिक्स का क्लास YouTube पे लाइव चलेगा 8:30 बजे शाम में. तो ये क्लास तो लेंगे ही, भले ही हम YouTube पे ले लाइव, वो 7:30 ये 8:30 बजे रहेगा. ए प्रैक्टिस
हाँ सभी बच्चों का। अच्छा 8:30 बजे अकाउंट का है? नहीं, अकाउंट का खत्म हो गया रहेगा। आपका अकाउंट का खत्म होगा तभी हम क्लास लेंगे। जब अकाउंट का खत्म होगा उसी समय लेंगे। प्रैक्टिस टू डिडक्ट डिस्काउंट in determining the price may be implied from a course of dealing or usage to pay the price at the rate prevailing in the market on the date of delivery may be implied। क्या है? may be implied from a course of dealing, जैसे कि डिस्काउंट, डिडक्ट टू डिस्काउंट। और अगर ऐसा होगा कि मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करेगा डिलीवरी के डेट में, उस डेट में हम प्राइस आपको उतना ही में गुड्स दे देंगे। अब लास्ट में आता है जो चौथा है, फोर्थ टाइप का, वो है रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल प्राइस जो है ना, वो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। रीजनेबल ये होता है वेयर प्राइस इज where the price is not determined in accordance with the above way, the buyer shall pay a reasonable price। और रीजनेबल प्राइस, बायर को क्या पे करना होगा? रीजनेबल प्राइस पे करना होगा। और रीजनेबल प्राइस समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं, प्राइस जब थर्ड पार्टी के द्वारा फिक्स किया जाता है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। लास्ट है सेक्शन 10, फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के द्वारा प्राइस का फिक्सेशन। तो यहां पे क्या होगा? प्राइस का फिक्सेशन जो थर्ड पार्टी जो करेगा, प्राइस का फिक्सेशन, यहां पे थर्ड पार्टी का नाम मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड पार्टी का नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो लड़के वाले होते हैं और लड़की वाले होते हैं, दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है। ये मीडिएटर, ये थर्ड पार्टी है। देखिए ये लड़की वाले हैं और ये लड़के वाले हैं, लड़के वाले हैं। ये बेचारा छोटा सा लड़का है जो जस्ट सीए क्वालिफाई किया है, और ये भी लड़की भी कम नहीं है, ये भी सीएस क्वालिफाई किए हैं। ये भी कम नहीं है, ये भी सीएस क्वालिफाई किए हैं। ठीक है ना?
अब इन्हीं दोनों का शादी होना है। अब इस लड़का का प्राइस क्या रखा जाए, ये ना बेचारे ये मुंह खोल पा रहे हैं ना ये मुंह खोल पा रहे हैं, और दोनों आदमी जो है ना थोप दिए हैं इसके ऊपर, ये जो मीडिएटर है उसके ऊपर थोप दिए हैं कि भैया ये जितना बोल देंगे ना उतना ही हम अपने बच्चे का प्राइस रखेंगे, उतना में हम अपने बच्चे को दे देंगे, बेचारा सीए है हम उतना में दे देंगे, हम अपने बच्चे को उतना में दे देंगे, ये जितना प्राइस फिक्स करेंगे वो। अब देखिए यहां पे क्या है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में उस आदमी का नाम मेंशन किया गया कि कौन आदमी थर्ड पार्टी होगा और किसके द्वारा प्राइस को फिक्स किया जाएगा, उस आदमी का नाम मेंशन किया गया, किसके द्वारा फिक्स किया जाएगा। अब ये बोलेंगे कि देखिए मार्केट में तो सीए का 40 लाख रुपया चल रहा है, लेकिन चलिए आपको 30 लाख रुपया देना होगा, 30 लाख में आपको ये लड़का से शादी करवा दिया जाएगा, आपकी बच्चिया को ये लड़का से शादी करवा दिया जाएगा। अब ये जितना प्राइस बोल देंगे उतना प्राइस पे दोनों पार्टी जो है ना एग्री हो जाएंगे और ये शादी कंप्लीट हो जाएगा। बात समझे ना कि थर्ड पार्टी के द्वारा कैसे फिक्सेशन होता है। इसी तरह से मान लीजिए ये तो लड़का लड़की का शादी की बात हो गई, अगर कार होता, ये दोनों दोस्त होता, अब दोनों आदमी एक दूसरे के सामने मुंह नहीं खोल पा रहा है, या कोई भी गुड्स होता है दोनों आदमी एक दूसरे के सामने मुंह नहीं खोल पा रहा है, तो ये बोलेगा देखो वो फलाना जो दोस्त है ना वो जितना बोल देगा उतना में हम बेच देंगे। अब यहां पे तीसरा पार्टी का नाम मेंशन करना होगा, तो अगर थर्ड पार्टी के द्वारा कोई प्राइस फिक्सेशन होता है तो पहला कंडीशन होता है कि वो थर्ड पार्टी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, थर्ड पार्टी का नाम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो। तो लिखिए यहां पे इफ इट इज सो कॉन्ट्रैक्ट शैल स्पेसिफाई नेम ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का नाम क्या होगा, मेंशन करना होगा। तो लिखिए यहां पे उसके बाद इफ थर्ड पार्टी fails to specify, देखिए वहां पे जो मीडिएटर है, अगर मीडिएटर वो प्राइस को बताने में फेल हो जाता है, यानी जो लड़का वाले और लड़की वाले के बीच में जो मीडिएटर है वो जनरली मामा हुआ करते हैं, लड़का वाले के मामा हुआ करते हैं या लड़की वाले के मामा हुआ करते हैं इन जनरल, तो वो मामा प्राइस को फिक्स करने में फेल हो गए तो शादी तो नहीं हो पाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, शादी हो ही नहीं पाएगा। अगर वो प्राइस को फिक्स करने में सफल रहे तो शादी हो जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज बता रहा है, इफ द पार्टी फेल्स टू स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड बट इफ गुड्स आर delivered to buyer and used by him, he is required to pay रीजनेबल प्राइस। मुझे हंसी आ रही है। मान लीजिए कि अब सोचिए मामा जी प्राइस को फिक्स नहीं कर पाए थे तो कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही क्या है, लड़का को लड़की पसंद हो गया था, लड़की वाले बोले लड़का को आ जाओ तुमसे शादी करवा देते हैं लड़का को, और लड़का को शादी करवा दिया गया।
प्राइस फिक्स नहीं हो पाया, लेकिन लड़का को उस लड़की से शादी करवा दिया गया। अब देखिए वो लड़का तो शादी कर लिया, अब यहाँ पे लड़की वाले को, अब लड़की वाले कितना पैसा दे, प्राइस तो फिक्स हुआ ही नहीं, अब कितना पैसा दे, तो जो एक रिजनेबल अमाउंट होगा भैया, मामा जी को पोपट हो गया, हाँ मामा जी का तो पोपट हो जाएगा यहाँ पे, तो एक रिजनेबल अमाउंट होगा वो लड़के वाले को दे दिया जाएगा, ताकि उनको भी दुख ना लगे कि मेरे बेटा से ऐसे ही शादी कर लिया, ठीक ना, ऐसे ही शादी हो गया मेरे बेटा का, क्योंकि वो भी तो 20 साल 25 साल 30 साल तक तो यही सोचते हैं कि अपने बेटा में इतना दहेज लेंगे उतना दहेज लेंगे। खाली ये तो हालांकि ये गलत चीज है समाज में, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं। तो इसलिए एक रिजनेबल अमाउंट जो है ना लड़की वाले लड़के वाले को दे देते हैं कि भैया लीजिए इतना रुपया, समझी जी इतना रुपया पकड़ लीजिए, ये हम इस लड़का के लिए या अपने दामाद के लिए इतना रुपया आपको देते हैं। समझ में आ गया? यानी अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इफ फेल, थर्ड पार्टी फेल टू स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड द बायर यूज, गुड्स डिलीवर कर दिया गया बायर को और बायर उसको यूज भी कर लिया, तो एक रिजनेबल अमाउंट जो है ना पे करना पड़ेगा, सेलर को एक रिजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, बस हो गया, एक एग्जांपल देख लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को आज की क्लास को समाप्त करते हैं। X agrees to sell 50 bags of rice of 50 bag of rice to Y at a price to be at a price to be fixed by Z. If Z fails to fix the price, the agreement can be void, एग्रीमेंट क्या होगा, void हो जाएगा। On the other hand, if Z is prevented, अच्छा कभी कभी Z को प्रिवेंट भी किया जाता है, रोका भी जाता है। If Z is prevented from fixing the price by Y, X में sue Y to recover damage and vice versa, to recover damage and vice versa। यानी यहां पे क्या देखे बात को समझिए। A agree to sell 50 bag of rice to Y at a price fixed by Z, और अगर Z फेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, एग्रीमेंट कैन बी void, एग्रीमेंट void हो जाए। बट अगर Z को प्रिवेंट किया गया, प्रिवेंट Y जो है ना, Y प्रिवेंट कर रहा है, तो X के पास ये लीगल राइट होता है कि वो Y पे केस कर सकता है और उससे डैमेज का डिमांड कर सकता है।
या वाइस वर्सा, या फिर अगर एक्स ही प्रिवेंट कर रहा है जेड को प्राइस फिक्स करने के लिए, तो वाई के पास ये मतलब राइट हो जाता है कि वो एक्स पे केस कर सकता है और वो गुड्स का डिलीवर ले सकता है, ये वाइस वर्सा। तो यहां पे ये प्रोविजन लिख लीजिए, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इस प्रोविजन को लिख लीजिए। इफ द थर्ड पार्टी is prevented from fixing price, defaulting party is liable for the damage। समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? ये क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं।